दोस्तों, कल हमने हिंदी वर्णमाला के फर्स्ट चैप्टर की बात करी थी और आज हम उसी चैप्टर के व्यंजन की बात करेंगे। कल हमने स्वर तक पढ़ा था, आज हम व्यंजन पढ़ेंगे, कॉन्सोनेंट। व्यंजन दोस्तों आपको पता ही है, जिनका प्रयोग स्वरों के बिना नहीं किया जा सकता उन्हें व्यंजन कहते हैं। और ये ओपनली नहीं बोले जा सकते, स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण की। व्यंजनों को किस तरह से वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहला आता है आपके पास स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों, कि जब आप जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जब आप व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, व्यंजनों को बोलते हैं, तो उनका उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान से निकले। यानी कि आप जब किसी भी वर्ण या शब्द को बोलते हैं तो आपके अंदर से, मुख से हवा निकलती है। वो कहाँ से निकलती है, कहाँ पर टच होती है, तो उसकी बात हम अभी करेंगे। जिसे सबसे पहले आपके पास होता है कंठ की बात करते हैं। वैसे तो हमने कल भी देखा था, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। कंठ्य, इसको बोलते हैं आप कंठ। और कंठ से क्या क्या बोलते हैं आप, वो बोलते हैं क, ख, ग, घ और ण। ठीक है दोस्तों, ये शब्द बोलते हैं। उसके बाद आता है आपके पास तालव्य। तालव्य को बोलते हैं दोस्तों आप तालु। कंठ से थोड़ी सी ऊपर जब आप उठेंगे तो वहां उसको बोलते हैं आप तालु। और जो आप ये बोल सकते हैं, जो आपका मुंह है, मुंह के ऊपर की छत जो है, उसका पिछला हिस्सा तालु कहलाता है। और तालु से आप चवर्ग बोलेंगे पूरा। चवर्ग मतलब च, छ, ज, झ, य। तालु के बाद दोस्तों आपके पास आता है मूर्धन्य, बोलते हैं आप इसे संस्कृत में। मूर्धन्य को आप हिंदी में बोलेंगे मूर्धा। और मूर्धा से क्या बोलते हैं दोस्तों, तालु से थोड़ा सा आगे, दंत से थोड़ा सा पीछे और तालु से आगे होता है आपका मूर्धा। और मूर्धा से आप बोलेंगे ट वर्ग पूरा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपके पास आता है दंत्य। दंत्य मतलब कि आपके जो दांत होते हैं, ये बोलते हैं आप क्या, इसके दांत। और दांत से आप बोलेंगे तवर्ग पूरा। तवर्ग त थ द ध त थ द ध न। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है आपके पास ओष्ठ्य। ओष्ठ्य मतलब कि आपके ओष्ठ या होठ। और इससे आप बोलेंगे पवर्ग पूरा, पवर्ग। तो ये तो आपको पता ही है। ये मैंने एक बार क्यों दिखाया, क्योंकि ये आपके व्यंजन है और इन 25 व्यंजन आते हैं इसमें, जो आप स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये टोटल 25 होते हैं, क से लेकर के म तक। तो आप इन्हें याद रखिएगा, कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो वो 25 होते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हमारे सेकंड की। सेकंड में आपके पास आता है घोषत्व के आधार पर। ये आपका व्यंजनों का वर्गीकरण है। नंबर 1 है स्पर्श व्यंजन, फिर सेकंड है आपके पास घोषत्व के आधार पर। और दोस्तों घोषत्व के आधार पर हमने फर्स्ट चैप्टर में भी बात करी थी। उसमें जो सारे स्वर थे आपके, जो सारे स्वर होते हैं वो होते हैं सघोष। ठीक है दोस्तों, वो सघोष आएंगे। और यहाँ पर हम बात करते हैं घोषत्व के आधार पर। घोष होता है घर्षण। जब हम वर्णों का उच्चारण अपने मुख से करते हैं तो घर्षण हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे घोषत्व के आधार पर होता है अघोष। अघोष में क्या होता है दोस्तों, स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होती। स्वर तंत्रों में कंपन नहीं होती। और इसमें आपका जो ये वाले वर्ण आते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग आते हैं, इसमें से कौन से वर्ण आते हैं इसमें अघोष में, तो आपका वो आएगा हर वर्ग का पहला प्लस दूसरा, पहला प्लस दूसरा व्यंजन या वर्ण आप बोल सकते हैं। यानी कि जैसे मैं बात करता हूँ कवर्ग की, तो कवर्ग में पहला है ये और दूसरा है ये, तो ये दोनों किस में आएंगे, अघोष में आएंगे आपके पास।
ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं सघोष की। सघोष में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? स्वर तो सारे आते हैं, व्यंजन कौन से आते हैं? जो रिमेनिंग पार्ट बचा, पहला और दूसरा अघोष में है, तो तीसरा चौथा पांचवा सघोष में होगा। तो आप यहाँ से इसको याद रख सकते हैं। तो तीसरा, चौथा और पांचवा आपका किस में आएगा? ये आएगा आपका इसमें सघोष में, और सारे स्वर आते हैं इसमें। बस दोस्तों इतनी सी बात थी। अघोष में क्या होता है कि अघोष, घर्षण नहीं होता, सघोष में घर्षण होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों प्राणत्व के आधार पर। जो थर्ड पार्ट बनेगा इसका वो बनेगा प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर दोस्तों हमने फर्स्ट चैप्टर में बात की थी, उसमें क्या कहा गया था कि आपके पास जब मुख से कम हवा निकले तो वो अल्पप्राण होता है, और सारे स्वर अल्पप्राण में आते हैं, है ना। अब व्यंजन की बात करते हैं, ये अल्पप्राण में और महाप्राण में कौन कौन से आते हैं। फर्स्ट है आपके पास अल्पप्राण। अल्प प्राण, अल्प मतलब कम, प्राण मतलब हवा। जब आपके प्राणों की हवा कम हो, यानी कि हवा कम निकले, तो उसे अल्पप्राण कहते हैं। स्वर तो आते हैं इसमें, व्यंजन कौन कौन से आते हैं वो देखते हैं। तो इसमें हर वर्ग का तीसरा और पांचवा, सॉरी, इसमें आएगा पहला प्लस तीसरा प्लस पांचवा। तो ये याद रखना है आपको। जैसे हमारे पास वर्ग है क ख ग घ और ण, क वर्ग है ये, तो क से लेकर प वर्ग तक आपके पहला तीसरा पांचवा, पहला आपके पास क, तीसरा ग और पांचवा है ण, ये सब किस में आएंगे? आपके पास अल्पप्राण में आएंगे। नंबर 2 पर हमारे पास क्या होता है? महाप्राण। अब दोस्तों अल्प का मतलब कम, महा का मतलब ज्यादा। महाप्राण, जिस वर्ण का उच्चारण करते समय मुख से ज्यादा हवा निकले वो महाप्राण होगा। और महाप्राण में आपके पास रिमेनिंग पार्ट आएगा। पहला तीसरा पांचवा अगर अल्पप्राण में है तो दूसरा और चौथा किस में आएगा? आपका महाप्राण में। तो इतनी सी बात थी दोस्तों, अल्पप्राण और महाप्राण आपका इस तरह से सोल्व हो जाता है। तो ये 3 पार्ट थे दोस्तों आपके व्यंजन के वर्गीकरण में। उसके बाद तो आपको पता ही है कि जो आपके पास अंतस्थ व्यंजन होते हैं, हमने कल बात करी थी। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन दोस्तों उनका उच्चारण जो है वो पारंपरिक वर्णमाला के बीच के आधार पर किया गया है। तो उसको कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि उनको अंतस्थ क्यों कहा जाता है, लेकिन यही है कि उनकी ध्वनि जो है वो व्यंजनों के बीच स्थित होते हैं, यानी स्वरों और व्यंजनों के बीच में। तो है कौन कौन से? वो आपके य, र, ल और व, ये आपके क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और अगर आप इनकी बात करें तो ये आते हैं सघोष में, ये सघोष कहलाते हैं घोषत्व के आधार पर, और प्राण के आधार पर ये आएंगे अल्पप्राण में। तो आप इनका ध्यान रख सकते हैं। और अगर इनकी बात की जाए तो इनका जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों य का उच्चारण स्थान है तालु, य का उच्चारण स्थान है तालु। र का उच्चारण स्थान है आपका दंत मूल, दंत मूल। और ल का दोस्तों आपने देखा था, ल का जो वर्ण स्थान बनेगा वो भी दंत मूल बनेगा, और इसको वर्त्स्य भी कहा जाता है, वर्त्स्य। व का दोस्तों, व का देखते हैं, व का दंतोष्ट बनेगा दोस्तों, ये दंतोष्ट से बोला जाता है, दंत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है। और दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है, इसमें जो र और ल है ये थोड़े से अलग अलग भी यूज किए जाते हैं। जो र है आपका उसको लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है, और जो आपका ल है इसको पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं आपके पास जो नेक्स्ट था अंतस्थ व्यंजन के बाद आते हैं आपके पास ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन।
इसमें कौन कौन से थे दोस्तों, आपको पता ही होगा। इसमें थे हमारे पास श, पेट कटा श, स और ह। ये हमारे हैं स्पर्शी व्यंजन या फिर संघर्षी या फिर ऊष्म व्यंजन। इनका सबसे पहले देखते हैं कि घोषत्व के आधार पर ये किस में आते हैं। ये आते हैं अघोष में। और प्राणत्व के आधार पर ये आते हैं महाप्राण में। ठीक है दोस्तों, अब इनका उच्चारण स्थान देख लेते हैं। तो दोस्तों जो आपके पास श है, श का उच्चारण स्थान है तालव्य, यह तालु बोल दो आप इसको डायरेक्ट। श, पेट कटा श का जो उच्चारण स्थान है वो है मूर्धा। उसके बाद स की दोस्तों बात करें तो स का जो उच्चारण स्थान है वो दंत मूल कहा जाता है, दंत मूल। स का उच्चारण स्थान दंत मूल। और ह का तो आपको पता ही है, जो कंठ के भीतर, कंठ से ही आप लिख सकते हैं इसको, इसका जो उच्चारण है वो कंठ से माना जाता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, हमारे पास जो लास्ट बचा है इसमें, लास्ट है दोस्तों हमारे पास जो हमने द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन को दोस्तों आप एक और नाम दे सकते हैं, उसका नाम है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन। और इसमें आपके दो वर्ड थे, वो थे आपके ढ और ढ। ये दो वर्ड थे दोस्तों आपके इसमें। और इनका उच्चारण देखते हैं ये कहाँ से बोले जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें जो आपके घोषत्व के आधार पर ये किस में आते हैं। तो दोस्तों घोषत्व के आधार पर आते हैं ये जो आता है, दोनों ये सघोष में आएंगे, दोनों सघोष में आते हैं। और प्राणत्व के आधार पर जो आपका ड है ये होता है अल्पप्राण और ये होता है महाप्राण। ढ होता है अल्पप्राण और ढ होता है महाप्राण। उसके बाद दोस्तों इनका उच्चारण स्थान भी सेम है, वो है मूर्धा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे भी याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों एक बात कर लेते हैं अयोगवाह की। अयोगवाह क्या होते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों अयोगवाह में क्या होता है, आपके पास एक होता है अनुस्वार। अनुस्वार मतलब कि आपके पास एक बिंदु होता है रेखा के ऊपर, इसे कहते हैं अनुस्वार। और एक आपके पास होती है विसर्ग। विसर्ग भी आप दोस्तों जानते हैं क्या होती है, ये दो बिंदु होते हैं जो इसे कहते हैं विसर्ग। ठीक है, तो अनुस्वार को शीर्ष बिंदु वाला वर्ण कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका अनुस्वार और ये विसर्ग। और जब इन दोनों को बोलते हैं तो इनकी डेफिनेशन होती है अयोगवाह। ये दोनों क्या कहलाते हैं, अयोगवाह। जिसे ढ और ढ क्या कहलाते हैं, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। उसी तरह अनुस्वार और विसर्ग मिलकर अयोगवाह बनते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हिंदी में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। तो दोस्तों बेसिक हिंदी में आज हम जो पढ़ेंगे वो है संधि। इसे इंग्लिश में कहते हैं जॉइनिंग। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है दोस्तों, आप लिख सकते हैं दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से। वर्ण दोस्तों आपने पढ़े होंगे, जो हमने अल्फ़ाबेट के लेक्चर में पढ़े थे हिंदी के बेसिक वे, तो आप उसे देख सकते हैं जा करके। तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। जब आपके जो वर्ण होते हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं और उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है, जो चेंजिंग आती है, उसे आप संधि कहते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। मान लीजिए मैं लिखता हूँ देव जमा आल्य। अब ये एक वर्ण है व और ये एक वर्ण है आ, तो इसको अगर मैं मिलाता हूँ तो ये बन जाएगा देवाल्य। ठीक है दोस्तों, तो ये देवाल्य बन जाएगा। तो अगर मैं लिखता हूँ मनः जमा योग, तो ये हो जाएगा मनोयोग। तो इस तरह संधि का आप प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके, ये तो हो गया आपका संधि। ठीक है, अब संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों। ये तो संधि है और संधि विच्छेद मान लो
आपके पास शब्द है परीक्षार्थी। आपने इसको विच्छेद करना है, तो आप इसे परीक्षा जमा अर्थी लिख सकते हैं। तो ये होता है संधि और ये होता है संधि विच्छेद। तो आइए दोस्तों अब संधि के भेद की बात कर लेते हैं। संधि के दोस्तों मूल रूप से संधि के भेद 3 होते हैं। संधि के भेद कितने होते हैं? 3। और वो कौन कौन से होते हैं? तो नंबर 1 होता है आपका स्वर संधि, नंबर 2 होता है आपका व्यंजन संधि, और तीसरा और लास्ट होता है आपका विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, ये 3 प्रकार के आपके पास संधि होती हैं। तो जो हम सबसे पहले बात करेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर संधि की। स्वर संधि, स्वर संधि में दोस्तों क्या होता है आपके पास, जब स्वर के बाद स्वर का मेल होता है, स्वर प्लस स्वर, स्वर प्लस स्वर के मेल से जो परिवर्तन आएगा, जो चेंज होगा, उसे आप स्वर संधि कहेंगे। अभी देखते हैं ये स्वर किस प्रकार से आते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा कि इस जो स्वर संधि के भेद हैं, इसमें दोस्तों स्वरों से ही रिलेटेड बात की जाएगी स्वर संधि में। ठीक है, तो स्वर से संधि, स्वर संधि जो होती है इसके 5 भाग होते हैं आपके। ठीक है, स्वर संधि के 5 भाग है। उसमें जो पहला है आपके पास दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दूसरा जो है आपके पास वो है गुण संधि। गुण संधि के बाद जो तीसरा है आपके पास वो है वृद्धि संधि। और उसके बाद जो फोर्थ है आपके पास वो है यण संधि। यण संधि के बाद दोस्तों जो लास्ट है आपके पास वो है अयादि संधि। ठीक है दोस्तों, ये 5 प्रकार के आपके पास स्वर संधि के भेद हैं। और अब आइए इनको बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम स्वर संधि में दीर्घ संधि की। तो दीर्घ संधि में दोस्तों होता क्या है, आप देख लें कि इसमें आपके पास ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, और ह्रस्व और दीर्घ को समझने के लिए आपको इंग्लिश बेसिक लेक्चर है जो हिंदी का, उसमें आप जाके देख सकते हैं वर्णमाला के चैप्टर में ह्रस्व और दीर्घ क्या होता है। तो जैसे हमारे पास मान लो है अ, ई और उ, इनके पश्चात ह्रस्व या दीर्घ आए। दीर्घ दोस्तों ये है आपके पास ह्रस्व, यानी कि जिनको उच्चारण करने में क्या होता है, सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है या बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, वो होते हैं ह्रस्व। इनके साथ जब मैं ऐड करता हूँ ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, यहाँ पर आपका ह्रस्व हो सकता है या दीर्घ हो सकता है, और यहाँ पर भी ह्रस्व या दीर्घ कुछ भी हो सकता है। तो जब इनका आप चेंज करते हैं, इनको मिला करके जब आप इनको मिलाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर भी यही है और यहाँ पर भी यही है, किसी वर्ण के लास्ट में जो लास्ट वर्ण है या ये है, तो आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, इनका हो जाएगा आ, ई और उ। देखिए कैसे दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करता हूँ, अगर आपके पास अ जमा अ है तो आप इसे आ लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे धर्म, धर्म में दोस्तों लास्ट में अ है, धर्म जमा अर्थ, अर्थ के शुरू में अ है, तो अ और है आपके पास, तो ये आ हो जाएगा। आ हो जाएगा तो इसका क्या बन जाएगा, धर्मार्थ। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह आप लिख सकते हैं स्व जमा अर्थी। अब स्व में व का जो लास्ट का वर्ण है वो है अ, और अर्थी में जो शुरू का अ है वो भी अ, तो अ और अ मिलकर क्या हो जाएगा, आ, तो ये हो जाएगा स्वार्थी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप दीर्घ संधि का प्रयोग करते हैं। अब अगर आपके पास अ जमा अ है तब भी, और अगर आपके पास अ जमा आ है तब भी ये आ आएगा।
कैसे, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो देव जमा आल्य। अब दोस्तों देव में अ है और आल्य में शुरू में आ है, तो अ और आ मिलकर क्या बनते हैं, आ, तो ये हो जाएगा देवाल्य। ठीक है दोस्तों। उसके बाद मान लो आपके पास है आ जमा अ, तो ये भी क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा ये भी आपके पास। वो कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं। ये है आपके पास, मान लो परीक्षा जमा अर्थी। ठीक है, तो परीक्षा जमा अर्थी। अब परीक्षा में क्ष में जो है वो है वर्ण आ की ध्वनि है, और अर्थी में अ की ध्वनि है, तो आ और अ भी मिलकर क्या बनते हैं, आ, तो ये हो जाएगा परीक्षार्थी, परीक्षार्थी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर मैं लिखता हूं आ जमा आ, तो ये भी आपका क्या बनेगा, आ बनेगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। महा जमा आत्मा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आप क्या लिखेंगे, ह में आ है और आ में भी आ है, तो आ और आ भी आ बनते हैं, तो महात्मा बनेगा इसका। ठीक है दोस्तों, मैं इसका एग्जाम्पल एक ही करा रहा हूँ, आप इसके बाद खुद से कर सकते हैं इसको, और फिर मैं बाद में आपको लास्ट में इसकी कुछ पिक्स दूंगा जिसमें काफ़ी सारे आपके पास संधि विच्छेद होंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। मान लो आपके पास ई जमा ई हो, तो आप इसे क्या लिखेंगे, बड़ी ई। दीर्घ हो जाता है, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, तो छोटे को छोटे से मिलाओ तब भी बड़ा होगा, छोटे को बड़े से मिलाओ तब भी बड़ा होगा। इस तरह से इसको छोटे से छोटे को मिलाता हूँ तब भी ये बड़ा होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, अति जमा ईव। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, अतीव। और जैसे हम लेते हैं कवि जमा इंद्र, कविंद्र, मुनि जमा इंद्र, मुनीन्द्र, इस तरह के वर्ड बन जाएंगे आपके पास। उसके बाद एक देखते हैं हम, छोटी ई और बड़ी ई भी लाएंगे तब भी आपके पास बड़ी ई ही बनेगा। तो इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम, जैसे गिरी जमा ईश। ठीक है दोस्तों, गिरी जमा ईश, ये क्या बन जाएगा आपके पास, गिरीश। ये यहाँ पर छोटी ई थी, ये यहाँ पर बड़ी ई थी, तो दोनों को मिलाकर बड़ी ई बन गई आपके पास, और ये बन गया गिरीश। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं बड़ी ई को जोड़ूँ छोटी ई से तो हमारे पास क्या बनेगा, तो ये भी बड़ी ई बनेगा। और इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मही जमा इंद्र, तो ये क्या बनेगा, महेंद्र। उसके बाद अगर मैं बड़ी ई जमा बड़ी ई करूं, तो ये मेरे पास क्या बनेगा दोस्तों, बड़ी ई बनेगा। इसका एग्जांपल लेते हैं हम, रजनी जमा ईश, तो ये क्या बनेगा, रजनीश। तो इस तरह से आप ई के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद अभी हम देखते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट बनता है ऊ का। अगर मैं छोटे ऊ को जमा करूँ छोटे ऊ से, तो ये बड़ा ऊ बनेगा। जैसे भानु जमा उदय, तो आप इसे लिखेंगे भानुदय, ये बड़ा ऊ हो जाएगा यहाँ पर, भानुदय। उसी तरह विधु जमा उदय, विधुदय। गुरु जमा उपदेश, गुरुपदेश। उसके बाद अगर मैं छोटे ऊ को बड़े ऊ से जमा करूँ या इसको इनका मेल करूँ, तो ये भी बड़े ऊ में आएगा निकल करके। जैसे आपके पास लघु जमा उर्मी। ठीक है, लघु जमा उर्मी क्या हो जाएगा, लघुर्मी, ये बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी इसमें, लघुर्मी में। उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं धातु जमा उष्मा, धातुष्मा, और साधु जमा ऊर्जा, साधुर्जा। ठीक है, और उसके बाद अगर आप बड़े ऊ को मेल करें छोटे ऊ से, तो भी ये बड़ा ऊ बनेगा। वो कैसे, उसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वधु जमा उत्सव, तो ये क्या बन जाएगा, वधुत्सव, वधुत्सव, वधुत्सव। ठीक है दोस्तों, इस तरह से बन जाएगा आपके पास। और उसके बाद अगर आप बड़े ऊ को
मेल करें बड़े ऊ से तो भी बड़ा ऊ बनेगा। जैसे आपके पास आप लिख सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है, ये लिख लेते हैं। मान लो हम लिखते हैं भू जमा ऊर्जा, तो इसे क्या लिखेंगे आप, भूर्जा। ठीक है, इस तरह के कुछ वर्ड हैं आपके पास, आप इनको मिला करके बड़े उसके बड़े वर्ड में तब्दील कर सकते हैं, यानी कि उसका दीर्घ कर सकते हैं। तो दोस्तों स्वर संधि के दीर्घ संधि का ये पहला पार्ट था। उसके बाद हम सेकंड बात करते हैं गुण संधि की। ठीक है दोस्तों, गुण संधि में क्या होता है आपके पास कि आपके पास मान लो अ और आ, इसमें एक गुण हो जाता है। अ और आ है आपके पास, अ और आ के बाद ई या बड़ी ई या बड़ी ई, या फिर ऊ या बड़ा ऊ। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कि री, इसमें एक री भी आता है आपके पास। इन अ और आ के बाद, इन वर्णों के बाद ई या ई, ऊ या ऊ या री आए, तो जब ये दोनों मिलेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ई को मिलाने से हो जाएगा ए, और ऊ को मिलाने से इनके साथ ऊ को मिलाने से क्या हो जाएगा ओ, और इनको री से मिलाने से हो जाएगा र, र नहीं अर हो जाएगा अर। ठीक है, अब इनका एग्जाम्पल देखते हैं कैसे होगा ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके, अगर मैं अ को ई से मिलाता हूँ, अ जमा ई मैं करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा ए। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, नर जमा इंद्र। ठीक है, नर जमा इंद्र, नर में जो र है इसमें आ रहा है अ, और इंद्र में ई आ रहा है, तो अ और ई के मिलने से ए बनता है, तो हम इसे बना देंगे नरेंद्र। ठीक है दोस्तों, क्या बन जाएगा, नरेंद्र। अब मैं बात करता हूँ सुर जमा इंद्र की, तो सुरेंद्र, क्योंकि सुर में र के लास्ट में अ है और इंद्र में ई है, तो अ और ई से ए बनता है सुरेंद्र। पुष्पेंद्र, सत्येंद्र, इस तरह के कई वर्ड बन जाते हैं। उसके बाद दोस्तों एक और मैं बात करता हूँ, आप जैसे लिख सकते हैं अ जमा बड़ी ई लिखेंगे तब भी आपके पास क्या बनेगा, ए बनेगा। अभी जैसे नर जमा ईश लिखता हूँ मैं, तो इसे आप लिख सकते हैं अ और ई के मिल से ए बनता है, तो ये हो जाएगा नरेश। ठीक है दोस्तों, जैसे सोम जमा ईश सोमेश, इस तरह के कई वर्ड आ जाएंगे आपके पास। अ को इससे मिलाया मैंने ई से, और अब अ को मैंने मिलाया था बड़ी ई से, अब मैं आ को मिलाता हूँ ई से, तो मेरे पास क्या बनेगा, आ जमा बड़ी ई को मिला छोटी ई से मिलाने पर मेरे पास ए ही बनेगा। वो कैसे, जैसे रमा जमा इंद्र, रमा जमा इंद्र, तो आप इसे क्या लिखेंगे, रमेंद्र। ठीक है दोस्तों, रमेंद्र आप इसे लिखेंगे। उसके बाद अगर मैं आ का मेल करता हूँ बड़ी ई से, क्योंकि यहाँ पर आ है और यहाँ पर ई है, आ और ई से क्या बनता है ए, तो रमेंद्र हो गया। आ, बड़ा आ और बड़ी ई को मिलाने से भी आपके पास ए बनेगा। और इसका जो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं वो आ सकता है आपके पास महा जमा ईश। अब यहाँ पर आ है और यहाँ पर बड़ी ई है, तो ए बनेगा तो महेश। ये इस तरह से आप सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद अ को अगर मैं ऊ के साथ मेल करता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, अ जमा ऊ बराबर ओ के, ओ बनेगा, अ जमा ओ बराबर ओ के। जैसे वीर जमा उचित मैं लिखता हूँ, तो वीर में जो र का लास्ट है वो है अ, र मैं प्रोनाउंस करता हूँ तो अ का वर्ण की साउंड आ रही है अ, और उचित में शुरू में क्या है ऊ है, तो अ और ऊ से बनता है ओ, तो इसको लिखेंगे वीरोचित। ठीक है दोस्तों, इसे क्या लिखेंगे, वीरोचित। उसी तरह मानव जमा उचित मानवोचित, हित जमा उपदेश हितोपदेश, इस तरह के कई वर्ड बन जाते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, अगर मैं छोटा अ लिखूं प्लस बड़ा ऊ लिखूं तो भी ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ओ हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है,
जैसे सूर्य जमा ऊर्जा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, सूर्योर्जा, सूर्योर्जा, ये हो जाएगा आपके पास। इस तरह आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं इसको। उसके बाद अगर मैं आ के साथ बड़े ऊ को लिखूं तब भी ये मेरे पास क्या होगा दोस्तों, ओ ही होगा। क्या होगा, ओ होगा। और इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, जैसे दया जमा उर्मी, तो ये हो जाएगा आपके पास दयोर्मी, दयोर्मी। इस तरह से बिल्कुल, मतलब आपने देखना है कि यह के लास्ट में आ है और यहाँ पर ऊ है, तो ये दयोर्मी हो जाएगा। उसके बाद लास्ट बचा है हमारे पास अ को मैं अगर री के साथ लिखता हूँ, अ जमा री, मैंने लिख दिया है। उसके बाद ये बन जाएगा आपके पास अर। ठीक है, अ और री को मिलाने से क्या बन गया, अर बन गया। जिसे देव जमा ऋषि। ठीक है, तो देव जमा ऋषि को मिलाने से व में है अ और ऋषि में है री, तो ये क्या बन जाएगा, देवर्षि। ये बन जाएगा आपके पास देवर्षि। इस तरह से क्या बन जाएगा, देवर्षि। उसके बाद अगर मैं आ जमा री को लिखूं साथ में तो भी ये क्या बनेगा, अर ही बनेगा। और अर किस प्रकार से, जैसे महा जमा ऋषि, तो ये क्या बनेगा, महर्षि। तो इस तरह से आप बिल्कुल गुण संधि को भी कवर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप इसको अच्छे से देखिएगा और इसके भी मैं एग्जाम्पल जो होंगे काफ़ी सारे वो आपको लास्ट में दे दूंगा, आप उन्हें देख सकते हैं, उनका स्क्रीनशॉट लेकर उन्हें पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें बात करते हैं थर्ड की। थर्ड है हमारे पास वृद्धि संधि। दोस्तों स्वर संधि के 5 पार्ट थे। सबसे पहले था दीर्घ संधि, जिसमें आपको दीर्घ करना था। सेकंड था आपका गुण संधि, जिसमें गुण था। अब है वृद्धि संधि, इसमें वृद्धि होगी। वृद्धि कैसे होगी, देखिए मान लो आपके पास अ या आ है, अ या आ, और इसके बाद अ आ के बाद ए या फिर ए, ए या फिर ए आए। अगर ये दोनों आते हैं आपके पास तो इन दोनों के मेल से, जब आपके पास अ के साथ ए है या अ के साथ ए है या आ के साथ ए है या आ के साथ ए है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों के मेल से जब आप इनको मिलाएंगे तो वो बन जाएगा आपके पास ए, वृद्धि हो जाएगी, यानी कि बड़ा ए ही आएगा। ठीक है, और उसके बाद मान लो आपके पास अ और आ है, अ और आ के बाद मान लो, अ और आ के बाद अगर आपके पास ओ या फिर ओ आता है, ओ या औ आता है, तो आपको क्या लिखना है, इसको ओ हो जाता है, यानी कि वृद्धि हो जाती है। बस ये याद रखना है आपको, वृद्धि हो जाती है। तो अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास है अ जमा ए, तो ये वृद्धि होने के कारण ए रहेगा, बड़ा ही रहेगा, तो आप इसे लिख सकते हैं 1 जमा 1, और ये बन जाएगा एक केक। क्या बन जाएगा, एक केक। उसके बाद मान लो आपके पास है अ जमा ए, तो ये भी वृद्धि होने के कारण बड़ा रहेगा, ए ही रहेगा। जैसे मान लो मत जमा ऐक्य, मत जमा ऐक्य मतैक्य, क्या हो जाएगा ये, मतैक्य। उसके बाद मान लो आपके पास है आ जमा ए, बड़ा आ और छोटा ए है तब भी ये बड़ा ए बनेगा वृद्धि के कारण। तो जैसे सदा जमा, सदा जमा एव, तो ये बन जाएगा आपके पास सदैव। जैसे तथा जमा एव, तथेव। तो इस तरह से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद मान लो आपके पास है आ जमा बड़ा ए, ये हो जाएगा बड़ा ए बराबर मान लो आपके पास है जैसे महाजमा, ये ठीक है, रमा जमा ऐश्वर्य, रमा जमा ऐश्वर्य है, तो आप इसे क्या लिखेंगे, रमेश्वर्य। ठीक है दोस्तों, आ और ए के मेल से ए बन गया तो रमेश्वर्य। उसके बाद इसको नेक्स्ट में लिखते हैं दोस्तों। अभी मान लो आपके पास है अ जमा ओ,
ठीक है। अ जमा ओ के मेल से बनता है बड़ा ओ, और इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे वन जमा औषधि, वन जमा औषधि, तो इसमें क्या लिखेंगे आप, वनौषधि, इसे लिख सकते हैं आप वनौषधि। और अगर आप इसे लिखें अ जमा बड़ा ओ, तो ये भी बड़ा ओ आएगा आपके पास निकल करके, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप परम जमा औदार्य, परम जमा औदार्य, तो ये हो जाएगा आपके पास परमोदार्य, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा परमोदार्य। अब आप लिख सकते हैं आ जमा ओ, आ जमा ओ, तो भी ये क्या बनेगा, बड़ा ओ बनेगा। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे महा जमा ओजस्वी, महा जमा ओजस्वी, तो ये हो जाएगा आपके पास महोजस्वी, क्या हो जाएगा, महोजस्वी। उसके बाद आप इसे लिख सकते हैं आ जमा ओ, अगर आपके पास ये होगा तो आप इसे बड़ा ओ ही लिखेंगे। और जैसे महाजमा औषध, महाजमा औषध, तो ये हो जाएगा महोषध, क्या हो जाएगा दोस्तों, महोषध। तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। और जो आपकी स्वर संधि का तीसरा पार्ट था वृद्धि संधि, ये भी आपकी कवर होगी। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ यण संधि। फोर्थ क्या है दोस्तों आपके पास, यण संधि। यण संधि में दोस्तों क्या होता है, ये आपकी य से रिलेटेड है, यण संधि यानी कि य से। ये कुछ ट्रिक्स हैं दोस्तों, जैसे दीर्घ संधि में दीर्घ मतलब बड़ा हो जाता है, गुण संधि में गुण था अ को ई के साथ मिलाने से ए का, और वृद्धि संधि में गुण था बड़े होने का, जैसे अ और ओ को बड़ा ही आएगा, और अ और उ को सॉरी अ और ए को मिलाने से बड़ा ए ही आएगा, तो वो गुण था उसका। अब यण संधि में हमारे पास ट्रिक है इसको य बनाने की, तो इसे देखिए कैसे। सबसे पहले मान लीजिए यदि आपके पास ई बड़ा ई, उ बड़ा उ और री हो, आपके पास मान लीजिए ये है ई उ और री, ये है आपके पास। और इनके बाद, अब दोस्तों इनके बाद क्या होगा आपके पास, भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर आए। भिन्न स्वर का दोस्तों मतलब ये है कि इनके अलावा कोई भी स्वर आए, ठीक है, भिन्न स्वर आए, इनके अलावा कोई भी स्वर अगर आपके पास आए, तो जो आपके पास ई और ई है, ई और ई का हो जाएगा य, क्या हो जाएगा दोस्तों, य। और अगर आपके पास उ और उ है, उ और उ के साथ बाद में कोई भी भिन्न स्वर आए, इनके अलावा कोई भी स्वर आए, तो आप उ और उ को किस में चेंज करेंगे, उ और उ को आप चेंज करेंगे व में। किसको किस में चेंज करेंगे, व में। उसके बाद री के बाद जब आपके पास भिन्न स्वर आएगा, री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो आप उसे चेंज करेंगे र में, ठीक है दोस्तों। अभी इसको एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे। पहले आप इसकी डेफिनेशन को समझिए कि यदि आपके पास ये वाले स्वर हों, शुरू में जो पहला वर्ड होगा आपके पास संधि विच्छेद में, उसमें आपके पास ये वाले वर्ण होंगे, उसके बाद इनके अलावा कोई भी स्वर होगा, तो आप ई को बनाएंगे य, उ को बनाएंगे व और री को र। तो आइए दोस्तों इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास सबसे पहले ई से शुरुआत करेंगे, ई है, ई के बाद कोई भी स्वर हो सकता है। अब हम अ को लेते हैं, हमने अ को लिया, तो हमें पता है ई के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आए तो वो क्या हो जाता है, य हो जाता है, ठीक है, यह हो जाएगा। तो देखिए मान लो अति जमा अधिक, अति जमा अधिक, ये लेते हैं हम एग्जाम्पल। अब देखिए त में क्या है, ई, ती, छोटी ई है, उसके बाद अधिक में अ है, तो ई और ए से यह बनता है, तो ये बन जाएगा आपका अत्यधिक। ये देखिए दोस्तों यह बन गया यहाँ पर अत्यधिक। उसी तरह आप लिख सकते हैं यदि जमा अपि, यद्यपि, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं ई के बाद अगर हमारे पास आ आए, ई के बाद मैं लेता हूँ आ, तो ये हो जाएगा या। अब ये य नहीं या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको, या हो जाएगा। तो आप इसे जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं इति, इति में देखिए दोस्तों ती में क्या है, छोटी ई है, और आगे मैं लेता हूँ आदि, ठीक है, आदि मैंने लिया, तो अब यहाँ पर आ है, तो इसको ई और आ को मिलाने से या बनता है, तो ये क्या बन जाएगा, इत्यादि, ठीक है दोस्तों, या बन गया ना, देखो इत्यादि।
इस तरह से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। अब मैं दोस्तों ई लेता हूँ, ई के साथ लेता हूँ ऊ, तो अब ये क्या बनेगा, यू, छोटे ऊ की मात्रा यू बनेगा ये, ठीक है। जिसे ऊपरी जमा उक्त, ऊपरी जमा उक्त मैंने लिया, तो यहाँ पर र में छोटी ई है और उक्त में ऊ है, तो यू बनेगा। जिसे आप इसे उपयुक्त, क्या बन जाएगा, उपयुक्त, यू, यू उपयुक्त, देखिए दोस्तों यू बन गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आप लीजिएगा ई जमा बड़ा ऊ, तो ई जमा बड़ा ऊ जब आप लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यू, लेकिन अब बड़ी मात्रा आएगी यू में, जिसे आप ले सकते हैं प्रति नहीं, नी जमा ऊन, क्या लिया आपने, नी जमा ऊन, तो आप इसे लिख सकते हैं न्यून। ये देखिए दोस्तों बड़े ऊ की मात्रा में न्यून बन गया है आपके पास, ठीक है। उसके बाद अगर आप ई के साथ ई जमा, मैं सभी स्वरों को यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, ठीक है, जो भिन्न स्वर आएंगे इसके अलावा, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों भिन्न स्वर का मतलब था कि ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर तो वो दीर्घ स्वर में आ जाएगा, है ना, इसलिए ई के साथ ई नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे, ऊ वगैरह री सब आ सकते हैं इसमें। ई के बाद अभी हमने ऊ लिया, अब हम ए लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी हमने ए लिया तो ये क्या हो जाएगा, ए की मात्रा दोस्तों, जो ए होता है वो ए की मात्रा के लिए होता है, तो ये बन जाएगा आपके पास ये, ठीक है, क्या बन जाएगा ये। जैसे आप इसे लिख सकते हैं प्रति जमा एक, अब यहाँ पर ई है और यहाँ पर ए है, तो इसको ये बनाने के लिए हम लिखेंगे प्रत्येक। उसके बाद दोस्तों हम लेते हैं ई जमा ए, ये हो जाएगा आपके पास ये। और दोस्तों इसमें आप बड़ी ई भी ले सकते हैं इसमें, अभी हमने बड़ी ई नहीं ली, तो आप इसमें लेके देख लीजिए, ई और ए को मिलाने से क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा। अब आप इसे लिख सकते हैं सखी जमा ऐश्वर्य, और ये हो जाएगा आपके पास सख्यैश्वर्य, सख्यैश्वर्य, ठीक है दोस्तों। बड़ी ई ले सकते हैं आप, बड़ी ई के साथ आ भी ले सकते हैं आप, अगर आप इसमें लेंगे तो ये वही रहेगा। जैसे मान लो मैं बड़ी ई के साथ आ लेता हूँ तो ये या ही रहेगा, जैसे देवी जमा आगमन, दिव्यागमन हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ऊ की बात करते हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अगर मैं बड़ी ई के साथ लिखूँगा ऐसे ऊ जमा, ऊ के साथ सबसे पहले हम लेते हैं अ ही ले लेते हैं, तो ऊ के साथ अ लेने से क्या बनता है, व बनता है। इसे बनाकर देखते हैं, सु जमा अच, ठीक है, सु जमा अच, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, स्वच्छ, ठीक है दोस्तों। ऊ जमा अ मिला तो वह बनेगा स्वच्छ हो जाएगा आपके पास। उसके बाद अगर आप ऊ जमा आ लेंगे, ऊ जमा आ लें तो आपके पास क्या बन जाएगा, वाह, तो जैसे सु जमा आगत, तो ये क्या बनेगा आपके पास, स्वागत। उसके बाद अगर हम लें ऊ जमा ई, तो ये बन जाएगा आपके पास वी, जैसे अनु जमा इति, अनु जमा इति से दोस्तों आपके पास क्या बनेगा, अन्विति, ठीक है, क्या बनेगा, अन्विति, ये इस तरह से बन जाएगा आपके पास। उसके बाद आप ले सकते हैं ऊ जमा ए, इससे क्या बनेगा आपके पास, वे, ऊ जमा ए से वे बनेगा, जैसे प्रभु जमा ऐषणा, तो आप इसे लिख सकते हैं प्रभवेषणा। तो इस तरह से आप कुछ भी वर्ड बना सकते हैं दोस्तों। अब इसको जैसे आप लिखते हैं ऊ जमा ओ, तो ये बन जाएगा आपके पास वो। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, जैसे गुरु, गुरु जमा ओदन, गुरु जमा ओदन, तो ये क्या बन जाएगा, गुरुवोदन, क्या बन जाएगा, गुरुवोदन, ठीक है दोस्तों, गुरुवोदन बन जाएगा आपके पास। इस तरह के कई वर्ड हैं जिसे आप लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट की बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास जो लास्ट है री, री के साथ अगर आप अ लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी अ, तो ये हो जाएगा र, र कैसे देखिए, पितृ, पितृ जमा आज्ञा लिख देते हैं दोस्तों, पितृ जमा आज्ञा, तो त्रि, री, त्रि, पितृ, तो री की आवाज़ आ रही है और यहाँ पर है आ, अ भी लिख सकते हैं आप, हमने आ लिख दिया।
तो पितृ जमा आज्ञा, तो ये हो जाएगी आपके पास पित्राज्ञा, पित्राज्ञा। और आप इसे पित्राज्ञा, ठीक है दोस्तों, इस तरह लिख सकते हैं आपसे, जैसे मातृ जमा आज्ञा, मात्राज्ञा। और उसके बाद आप इसका एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे री के साथ मान लो मैं लिखता हूँ ई, तो इसकी आवाज़ आएगी री की। जैसे मातृ जमा इच्छा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास मातृच्छा। तो इस तरह से आप इसे अच्छे से कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों लास्ट की बात करते हैं, वीडियो थोड़ा लंबी हो गई लेकिन बिल्कुल नॉलेजेबल है दोस्तों। और लास्ट है हमारे पास स्वर संधि की अयादी संधि। व्यंजन संधि और स्वर संधि को व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को हम बाद में करेंगे। अयादी संधि में दोस्तों क्या है आपके पास, यदि आपके पास ए, आई या फिर ओ, औ स्वरों के मेल से, जब इनका मेल, जब हमारे पास फर्स्ट वर्ण में ये हों और सेकंड वर्ण में आपके पास ऐसा ही कुछ वर्ण हो, तो इसमें आपको क्या करना है, मान लो आपके पास ए है, अब मान लो मैं ए का वर्ण इसका किसी और से मेल करता हूँ, तो ए का क्या हो जाएगा अए हो जाएगा। ए का जब मैं किसी और वर्ण के साथ मेल करूँगा तो ए का अए हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास जो ए है इसका हो जाएगा आए, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं ओ की बात करूँ, ओ का आप अगर किसी और वर्ण के साथ चेंज करेंगे तो ओ का हो जाएगा अव और औ का हो जाएगा आव, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखना होगा कि अगर आप इसका किसी और वर्ण के साथ मेल करेंगे तो अय, इसका किसी और वर्ण के साथ करेंगे तो आय। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों अच्छे से। मान लीजिए आपके पास ए जमा अ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा अय। ए के साथ किसी भी वर्ण का मेल करते हैं तो अय हो जाता है, जैसे ने जमा अन, ठीक है, ने जमा अन, तो ये क्या हो जाएगा अय हो जाएगा, कैसे हो जाएगा नयन, ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा नयन। और उसी तरह हम ले सकते हैं पे जमा वन पवन, ठीक है। उसी तरह अगर मैं लेता हूँ ए जमा अ, अब मैंने बड़ा ए लिया और अ लिया तो ये क्या हो जाएगा आय हो जाएगा, क्या हो जाएगा आय हो जाएगा। अब मैं बोलता हूँ जैसे ने जमा अक, ने जमा अक, तो ए और अ से मिलकर क्या बनता है आय बनता है, तो ये हो जाएगा नायक, ठीक है दोस्तों, इस तरह से। और उसके बाद अगर मैं लेता हूँ मैं इसमें एक लेता हूँ ए जमा ई लिखकर देखता हूँ, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए और ई से आई बनना चाहिए दोस्तों आपका, क्योंकि अब जैसे ए को ई से मिलाया तो आ और ई के नाम की ई बन जाएगा तो आई बन जाएगा, ठीक है। अब मैं इसमें लिख सकता हूँ ने जमा इका, ने जमा इका नायिका, ठीक है, इस तरह से दोस्तों। उसके बाद एक बात कर लेते हैं ओ की। ओ को अगर मैं किसी और स्वर से मिलाऊं यानी कि अ से मिलाऊं तो ये क्या बन जाएगा आपके पास अव, जी हाँ अव बनेगा। जैसे आपके पास पो जमा वन, ये बनेगा आपके पास पवन, ठीक है। और हो जमा वन हवन, इस तरह से। और अगर आप इसी को बना देते हैं ओ जमा ई, मान लीजिए आपने ये लिखा ओ जमा ई, तो इसका बन जाएगा अवी, ठीक है, तो ये क्या बनेगा अवी बनेगा। मान लीजिए आपके पास है पो जमा इत्र, तो ये क्या बनेगा पवित्र, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से बिल्कुल इजी तरीके से आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद हम बड़े ओ की मात्रा को देखते हैं। बड़े ओ की मात्रा को लगा करके आपके पास क्या बनता था, ओ को अगर मैं अ से मिलाऊंगा तो मेरे पास आव बनेगा, क्या बनेगा आव। उसी तरह दोस्तों अगर आप ओ के साथ ऊ लगाएंगे तो ओ अवु बन जाएगा आपके पास अवु, ठीक है, जैसे भावुक होता है आपके पास, तो उस तरह से ओ जमा अ को मिलाने से आव बनता है। और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जिसे पो जमा वन, पो जमा वन, पो है दोस्तों तो पा बनेगा पावन, ठीक है, सिर्फ एक मात्रा से देखिए आपका चेंज हो जाता है सब कुछ, ठीक है। और भो जमा अन भावन, तो इस तरह के कुछ वर्ड है। उसी तरह अगर मैं लिखता हूँ ओ, एक एग्जाम्पल ओ का ले ही लेते हैं, ओ जमा ऊ अगर मैं लिखता हूँ
तो ये बनेगा आपके पास आवु। क्या बनेगा दोस्तों? आवु। जैसे भो जमा उख, तो ये बनेगा भावुक। तो इस तरह से दोस्तों आपके पास स्वर संधि कंप्लीट होती है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।